गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। और अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना हो, पता करना हो कि सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए भी गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और स्मॉल करंट को मेजर भी कर सकते हैं, दोनों काम कर देता है। अब बच्चों, इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो सर्किट डायग्राम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों, इसमें कॉनकेव मिरर हैं, दो कॉनकेव पोल हैं। ये टर्मिनल्स हैं ऐसे। यहां पे एक मिरर भी होगा। ये बच्चों इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में क्या है, एक एक चीज देखते हैं। ये टर्मिनल है T1 और T2। ये वो दो पॉइंट है जहां पे वायर कनेक्ट करते हैं किसी भी अप्लायंस में। ये T1 T2 है। ये टॉर्जनल हेड है, टॉर्जन हेड या टॉर्जनल भी बोल सकते हैं, टॉर्जनल हेड। ये बच्चों नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेट है कॉनकेव शेप के। ये बच्चों एस आपका स्प्रिंग है, या बीच में एक आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, एल से लिख देते हैं। और ये बच्चों पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये स्प्रिंग है। एम मिरर है, और मिरर और इस पॉइंट के बीच में ये एक वायर है फॉस्फोर ब्रोंज। ए और एम मींस पॉइंट ए और मिरर के बीच में बच्चे एक वायर है फॉस्फोर ब्रोंज। और यहाँ पे लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं लेवल को मेंटेन करने के लिए, लेवलिंग स्क्रू L1 L2। तो बच्चों, ये आपका सर्किट डायग्राम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इसको पहले मैं डिटेल में समझा देता हूं, फिर आपको इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, जब यहाँ सर्किट में कनेक्ट करेंगे एक वायर को यहाँ, एक वायर को यहाँ, तो इस वायर में करंट फ्लो करेगा। बोलो, ये छोटी बड़ी वायर नहीं है। ये जैसे नोटबुक के पेज होते हैं ना, एक पेज के बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ऐसे बैक टू बैक है। ये एन नंबर ऑफ टर्न है, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। तो जब इस कॉइल में करंट आएगा बच्चों, तो एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में यही बात हुई थी, मैंने करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, मतलब कि घूमने लग जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल तो यही है, तो लिख भी देते हैं प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन दी principle that when current carrying coil
when current carrying coil placed in uniform magnetic field, then it experience a torque. तो करंट कैरिंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो बच्चों को टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ये इसका प्रिंसिपल है। फिर ये घूम जाएगी, घूमने के बाद क्या होगा, इसमें जो मिरर लगा हुआ है वो भी घूम जाएगा। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कॉनकेव मैग्नेट क्यों लगाए, सॉफ्ट आयरन का क्या काम है, ये फॉस्फोर ब्रोंज क्या करेगी। टॉर्जनल हेड तो ये वायर को यहाँ टाइट रखता है, फिक्स है ये वायर यहाँ से, ये वही कॉपर वायर है, ये भी एम के बाद कॉपर वायर है, वैसे इतना पोर्शन फॉस्फोर ब्रोंज है। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन अगर हम बच्चों देखना चाहें तो सबसे पहले आप देखेंगे तो टॉर्जनल हेड है जो वायर को फिक्स रखता है। T1 एंड T2 आर टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स हैं। N एंड S आर दी मैग्नेटिक पोल्स, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स। कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स का फायदा ये होता है बच्चों, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मींस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कोइल के प्लेन के पैरेलल हो। अगर बी ऐसे होगा तो नॉर्मल आपकी साइड होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए बी को रेडियल रखना जरूरी है। उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये सॉफ्ट आयरन भी हेल्प करेगा। सॉफ्ट आयरन है ये। सॉफ्ट आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो वो सारी लाइनों को सॉफ्ट आयरन इसके बीच में रखा होता है, बीच में खाली होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करना चाहेगा। तो सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्लेन के पैरेलल होंगी और नॉर्मल आउटवर्ड होगा। तो एम और बी में जो एंगल होगा बच्चों वो 90 डिग्री होगा, जिससे टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसा होता है जो प्लेन के पैरेलल होती है। द मैग्नेटिक पोल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वो होती है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ अ कॉइल, जो हमेशा कॉइल के प्लेन के पैरेलल होना चाहती है, उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों एक आपके सामने रिप्रेजेंटेशन करके कुछ बनाया है। फिर बच्चों सॉफ्ट आयरन है, एल इज सॉफ्ट आयरन विच इज यूज, ये दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ज्यादा लाइन अट्रैक्ट करेगा तो कोइल के पास फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे टॉर्क बढ़ जाएगा। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में भी हेल्प करेगा, लाइनों को पैरेलल रखने की कोशिश करेगा। कोई लाइन ऐसे नहीं जाएगी, उधर भी नहीं भागेगी, सीधी प्लेन के पैरेलल रहेगी क्योंकि अट्रैक्ट करता है। सॉफ्ट आयरन इट इज यूज्ड टू इंक्रीज स्ट्रेंथ of magnetic field and help in radial magnetic field। कई बार आता है why we use soft iron in a moving coil galvanometer, तो रीजन साफ है बच्चों, ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। कॉनकेव का पर्पज भी यही है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। मिरर वगैरह का भी यूज है। एम इज ए मिरर। मिरर क्या करता है कि जब करंट पास करेंगे तो कॉइल कितने डिग्री से रोटेट किया उसका मेजरमेंट आप मिरर के थ्रू ही कर पाओगे। एम इज मिरर, एम इज मिरर विच इज यूज टू मेजर angle of twist,
एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है हमारी कंस्ट्रक्शन की। वर्किंग 2 लाइन का है। अब इसमें और चर्चा करते हैं। स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग वो है, जैसे ही करंट 0 हो जाएगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। स्प्रिंग S is a spring which is used to gain original position when electric current in the circuit becomes 0। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक, अब बच्चों आगे बात करते हैं। एम आपका मिरर हो गया। देखो ये सवाल आता है, ए एम is a phosphor bronze strip। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों लगाया? दुनिया में ये एक ही मेटल है क्या? एक ही अलॉय है क्या? हजारों मेटल, हजारों अलॉय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगाया। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है ये अभी सेंसिटिविटी का वेट करें तब समझ में आएगा। स्ट्रिप इज यूज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी बढ़ाने के काम आता है और कुछ बचा नहीं है। ये लेवल मेंटेन करने के लिए है। पूरा सेटअप वैक्यूम में है, अंदर ये वैक्यूम है और ये वुडन ब्लॉक भी हो सकता है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है। तो बच्चों अब इसका वर्किंग पे चर्चा कर लेते हैं कि वर्किंग कैसे होगी, फिर थ्योरी पे बात करेंगे। थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। वर्किंग ये है, जब भी जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा बच्चों क्या होगा? कॉइल रोटेट करेगी। ये प्रिंसिपल देख चुके हैं। जैसे इसमें करंट आएगा ये कॉइल रोटेट कर जाएगी। ये कॉइल रोटेट कर जाएगी तो यहाँ से ये वायर फिक्स है, तो ऊपर वाली वायर फिक्स है, तो क्या होता है, आप अपनी फिंगर यहाँ से फिक्स है, इसको घुमाओ तो ये ट्विस्ट हो जाएगी। ज़्यादा मत घुमाना, टूट जाएगी। तो यहाँ ये फिक्स है, यहाँ से आपको रोटेट करना है तो क्या होगा, ऐसे रोटेट। लेकिन ये यहाँ से ट्विस्ट हो जाएगी, ये वाला हिस्सा ट्विस्ट होगा। तो होगा क्या, ट्विस्ट हो जाएगा और जो जितना ज़्यादा करंट इसमें आएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो करंट और डिफ्लेक्शन का रिलेशन डायरेक्टली होगा। तो हम डिफ्लेक्शन मेजर कर लेंगे, करंट मेजर हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू galvanometer, then coil PQRS rotate in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जो करंट होगा वो एंगल ऑफ ट्विस्ट के डायरेक्टली होगा। जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा वायर ट्विस्ट हो जाएगा, तो थीटा मेजर हो जाएगा, तो करंट मेजर हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यही वर्किंग है, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा करंट। अब सवाल समझ रहे होंगे सर थीटा कैसे आएगा, वो भी देखते हैं। इसकी थ्योरी समझो बच्चों। थ्योरी क्या है इसकी, क्या थ्योरी है, क्या समस्या है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान लेते हैं, इसकी लेंथ L है, विड्थ B है, एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न N है। ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो एक में इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, कल हमने पढ़ा था MB साइन थीटा, प्रूव किया था। थीटा यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि B ऐसे होगा और नॉर्मल आपकी साइड होगा। तो बच्चों साइन 91 M हो जाएगा NIA, आप सभी जानते हैं, बोलो M होता है ना NIA, वेरी गुड। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब मुझे ये बताओ, आप किसी फिंगर पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाओगे तो वो ट्विस्ट हो जाएगी। किसी थ्रेड को आप डिफ्लेक्ट करेंगे, टावल को एक साइड से होल्ड करके डिफ्लेक्ट करते हैं और जैसे ही नीचे से हटा लेते हैं घूमता हुआ वापिस आ जाता है, तो वो वापिस आने वाला टॉर्क होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। आप टावल को घुमाते रहो, एक टाइम पे जाके क्या होगा, घूमना बंद हो जाएगा। वहाँ क्या होगा, आपका टॉर्क डिफ्लेक्टिंग और वापिस आने वाले टॉर्क बराबर हो जाते हैं बच्चों। यही ऐसा होता है यहाँ पे, ये ऐसे रोटेट करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये,
तो वायर में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होंगे। बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा डायरेक्टली बढ़ाने के लिए कांस्टेंट के होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। अब दोनों पे एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर, एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क बोथ आर सेम। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है NIAB, रीस्टोरिंग टॉर्क K थीटा। तो बच्चों यहाँ से I का वैल्यू जरा बताओगे, I क्या हो जाएगा K NAB थीटा। ये पूरा कांस्टेंट है। एक बार गैल्वेनोमीटर डिजाइन कर दिया, के वायर का इसका टॉर्जनल कांस्टेंट फिक्स, नंबर ऑफ टर्न फिक्स, एरिया फिक्स, बी फिक्स, एक बार डिजाइन करने के बाद सब पैक हो जाता है। तो इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। और आई डायरेक्टली टू थीटा आया कि नहीं आया। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा हम मान लेंगे गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट है, और कुछ करना ही नहीं है हमें जस्ट थीटा पे फोकस करना है। करंट आपके सामने होगा, आई डायरेक्टली टू थीटा। G is a what? Galvanometer constant. Galvanometer constant. तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा ये कैसे काम करने वाला है। मतलब कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उतना ही करंट होगा। अब बच्चों मैं चर्चा करूंगा सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, और सेंसिटिविटी को मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब बच्चों बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी देखो कब कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट हाईली सेंसिटिव है, जब छोटे से छोटे करंट में, छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस में अगर वो लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है तो समझ लेना वो हाईली सेंसिटिव है। ए galvanometer is said to be highly sensitive if it shows large deflection when small electric current is pass or small potential difference is applied across its end। अगर किसी गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट पास करें बच्चों और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए, समझ लेना आपका गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव है, मींस छोटी से छोटी वैल्यू को भी सेंस कर रहा है। अब दो तरह की सेंसिटिविटी आती है बच्चों, करंट सेंसिटिविटी IS। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चों डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट पास करें 1 एम्पियर और कितना डिफ्लेक्शन दिखाए, तो वो इट इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर G व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। मतलब कि 1 एम्पियर का करंट पास करने पे, 1 एम्पियर का करंट पास करने पे कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है बच्चों, वो ही करंट सेंसिटिविटी है। IS थीटा बाई आई होता है। अगर I 1 हुआ तो डिफ्लेक्शन ही सेंसिटिविटी होगा। और बच्चों थीटा बाई आई का फॉर्मूला भी हमने निकाला है NAIB, ये K थीटा के बराबर आया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, थीटा बाई आई का वैल्यू बोलोगे NAB बाई K। ये करंट सेंसिटिविटी का रिजल्ट आ गया। अब बात करें वोल्टेज VS। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, इट इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड
अक्रॉस इट्स एंड। जब बच्चों यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाएंगे, इट इज द डिफ्लेक्शन इन galvanometer when unit potential difference is applied across its end, right? तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों, Vs थीटा बाई V, वही आपका क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब V को तो मैं I इंटू आर भी लिख सकता हूं, और थीटा बाई आई की वैल्यू NAB बाई के आर, और ये भी बोल सकता हूं थीटा बाई आई IS भी होता है, तो IS बाई आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर होता है, या NAB बाई के आर होता है। अब बच्चों सवाल ये होता है कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं। पहला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा तो ये नेसेसरी है क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े? नहीं। अगर हम IS को बढ़ाते हैं, अगर इसको बढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है ये बढ़े, हो सकता है IS बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो और V में कोई चेंज ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अब करंट सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी, या सिंपल बोले सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, फर्स्ट पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, जितनी ज्यादा टर्न होगी उतना ज्यादा सेंसिटिविटी, लेकिन टर्न एक लिमिट में बढ़ाना है। लिमिट से ज्यादा टर्न बढ़ाओगे तो बच्चों क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में टर्न बढ़ाने से वायर की लेंथ बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लिमिट तक टर्न बढ़ाएंगे, उसका रीजन ये है, उसके बाद रेजिस्टेंस ज़्यादा इफेक्टिव ना हो जाए। बियॉन्ड अ लिमिट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा एरिया इंक्रीज करेंगे, एरिया भी एक लिमिट तक बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा एरिया नहीं है कि एक रूम के बराबर मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर बना दिया, मैं कहूँ बच्चों एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर उठा के लाना, 10 स्टूडेंट जा रहे हैं लैब में, सर उठ ही नहीं रहा, पूरा स्कूल जा रहा है गैल्वेनोमीटर को उठाने, ऐसा काम भी नहीं करना है। बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, तो एक लिमिट तक एरिया बढ़ाएंगे। फिर उतने बड़े बड़े मैग्नेट भी तो चाहिए भाई, जितना एरिया रखोगे उतने बड़े बड़े मैग्नेट लगाओ, मैग्नेट में बहुत वेट होता है, उठाने के लिए पूरी क्लास जा रही है, परफॉर्म कौन कराएगा, हिलेगा भी नहीं वो। तो एन को भी एक लिमिट में इंक्रीज करना है, बियॉन्ड लिमिट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। बियॉन्ड लिमिट एरिया नहीं बढ़ाएंगे, ये हैवी और बल्कि हो जाएगा। बी को जितना मर्जी बढ़ाओ कोई ड्रॉबैक नहीं है, और के को कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ती है, के को कम करने से। और ये के कम किसका होता है, फॉस्फोर ब्रोंज का, जो लगाया था ना ए और एम के बीच में, वो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट्स टॉर्सनल कांस्टेंट इज मिनिमम। समझ गए? तो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका टॉर्सनल कांस्टेंट बच्चों क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर मैंने टर्न बढ़ा के IS को बढ़ाया है तो टर्न बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, हो सकता है रेशियो सेम रहे, तो IS बढ़ाने से जरूरी नहीं है VS बढ़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फॉस्फोर ब्रोंज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका टॉर्सनल कांस्टेंट मिनिमम होता है। क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ। IS इंक्रीज करने से ये नेसेसरी नहीं है कि VS भी इंक्रीज हो सकता है करंट भी इंक्रीज हो रहा हो, सॉरी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा हो। ये 2 क्वेश्चन है, बाकी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं वो फॉर्मूले के देख के आप बोल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।